हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे आज की क्लास में दोस्तों सभी आईटीआई और जेईई और एई एग्जाम्स के लिए 2023 के जितने भी पेपर होंगे दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एमपी की हो, चाहे सीजी की एग्जाम हो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट वैकेंसी आती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र जनको की वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे वो एमपी पीजीसीएल की क्यों ना हो, चाहे वो यूपी पीसीएल की वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे वो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी क्यों ना हो, सभी स्टेट की जो वैकेंसी आती है जेई की, एई, चाहे एसएससी जेई क्यों ना हो दोस्तों, सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, इसका सिलेबस जो है इक्वल होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। एमपी के स्टूडेंट हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो स्पेशलाइजेशन है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, चाहे आप डिप्लोमा किए हो, चाहे बीटेक किए हो, चाहे बीई किए हुए स्टूडेंट हो, और चाहे आईटीआई किए हुए स्टूडेंट हो, सबका बेसिक एक ही होता है दोस्तों। और आपको इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हम स्टार्ट करेंगे। इसके पिछली वाली जिस स्टूडेंट को इसकी पिछली वाली यदि वीडियो नहीं देखा होगा आपने, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और पिछली वाली वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए गए हैं। तो हम ये जो लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल की 5000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे स्पेशल फॉर आरआरबी जेईई, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम उसकी नोटिफिकेशन आने वाला है, एसएससी जेईई की एग्ज़ाम होने वाली है, पीजीसीएल की एग्ज़ाम होने वाली है, यूपी पीसीएल की एग्ज़ाम होने वाली है, केवीएस की एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों अभी। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम है। फिर आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसीज आने वाली है, एएलपी की वैकेंसीज आने वाली। तो ये जो क्वेश्चन हम करवाएंगे दोस्तों आपको, ये वहीं से लिए गए क्वेश्चन है, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक बिटवीन टू कॉइल्स। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर यदि देखें हम, सबसे पहले देखते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले तो, क्योंकि कलर जो है, सबसे पहले यहाँ देखें तो ट्रांसफार्मर के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल के मध्य खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हिंदी मीडियम वाले भी जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं हमारी क्लास को, उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा किए स्टूडेंट, आईटीआई स्टूडेंट हो या फिर डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट हो, तो उनके लिए हिंदी मीडियम का भी हमने सहारा लिया है। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है दोस्तों, हम आपको हिंदी में भी करवाएंगे और इंग्लिश में भी करवाएंगे। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिटवीन टू कॉइल्स। इट मीन्स ट्रांसफार्मर दो कॉइल के मध्य खालिस्तान के सिद्धांत पर संचालित होता है। तो अब हम यहाँ ट्रांसफार्मर की बात करें तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाइंडिंग, सेकंड दिया है मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड दिया है द्वैतवाद मतलब ड्यूलिटी, और फोर्थ दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ट्रांसफार्मर की यदि हम बात करें बेसिकली, तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले तो दो वाइंडिंग होती है, ये आप सभी को पता है। ये एक वाइंडिंग हो गई, ठीक है, इसे कहते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग, बीच में कोर हो गया, और ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या एक्शन होता है, ऐसी कौन सी क्रिया होती है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेगा स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या देंगे, पावर देंगे, मतलब कि यहाँ पर V1 आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। अब यहाँ पर आपको ये सेकेंडरी साइड, मतलब ये कौन सा साइड हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, इसे कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर है स्टूडेंट। और इसे कहेंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर आप प्राइमरी में एसी सप्लाई देंगे, तो ये यहाँ पर सप्लाई जो दे रहे हैं आप क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई, क्योंकि ट्रांसफार्मर बेसिकली एसी सप्लाई पर ही काम करता है, डीसी पर नहीं करता, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी में आपको V2 प्राप्त होगा, सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, तो इसे कहेंगे, ये हो गया इनपुट, और यहाँ सेकेंडरी में आपको क्या मिलेगा,
आउटपुट वोल्टेज। इतना क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें करंट जो होगी V1 में, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वो I1 करंट फ्लो होगी। तो वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सी करंट फ्लो होगी दोस्तों? सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी यहाँ पर I2 करंट फ्लो होगी। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो होगी और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो करंट है I2 ये आउटपुट के रूप में आपको प्राप्त होगी। अब ऐसा क्या होता है दो कॉइल के बीच में, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर दो कॉइल रखी हुई है, इनके बीच में क्या होता है? तो बेसिकली दोस्तों इनके बीच में होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी वाइंडिंग में या किसी कॉइल में एसी करंट फ्लो किए जाए और उसके पास में यदि दूसरी कॉइल को लाया जाए तो उस दूसरी कॉइल में भी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के कारण, फैराडे के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होने लगता है। तो ट्रांसफार्मर में यही चीज़ है कि प्राइमरी वाइंडिंग में यदि आप सप्लाई देते हैं एसी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। अब वो डिपेंड करेगा वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न पर, मतलब फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर होता क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे आप सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर E1 वोल्टेज, E1 यहाँ पर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जनरेट होता है E1, बेसिकली क्या जनरेट होता है? E1। ठीक है, यहाँ पर क्या जनरेट होगा? E1। तो ये E1 जनरेट हुआ, वैसे ही यहाँ पर जनरेट होगा स्टूडेंट E2। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या जनरेट होगा? E2। तो प्राइमरी वाइंडिंग में E1 जो जनरेट हो रहा है वो होता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इसे क्या कहते हैं हम? E1 को क्या कहा जाता है? E1 सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, इसका फार्मूला यदि हम बात करें तो किसी भी कॉइल में यदि एसी करंट फ्लो कर रहे हैं तो उस एसी करंट के फ्लो होने के कारण उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है। तो इसे लिखा जाता है फार्मूले में EL इज इक्वल टू माइनस L, ठीक है, DI/dt। क्लियर है स्टूडेंट? ये इसका फार्मूला होता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? चलिए अब यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो E2 लिखा हुआ है, इस E2 में कहाँ से वोल्टेज उत्पन्न होता है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न हुआ है और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है दोस्तों, ये होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF, तो ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। इसे हम फार्मूले में लिखते हैं EM माइनस कैपिटल M, क्योंकि म्यूचुअली हुआ है इसलिए M आएगा, और वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के कारण हुआ है तो ये यहाँ पर N2 लिखेंगे। ठीक है, या इसको अभी नहीं लिखना है तो आप N2 दूसरे सिचुएशन में लिखेंगे। ठीक है, तो N2 को हटा देते हैं अभी, क्योंकि जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को लिखेंगे तब उसको हम लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस M, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों DI/dt। तो ये DI/dt ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया, ये हो गया म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला, और ये हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें माइनस M जो लगा हुआ है, ये माइनस लगा है दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, मतलब लेंज के नियम के अनुसार माइनस लगा गया, क्योंकि लेंज का नियम ये कहता है कि ये जिससे उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करते हैं, मतलब जो एसी में जो करंट उत्पन्न हुई है वो उसी का अपोज करता है, विरोध करता है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण हो रहा है। ये आपको समझ में आया? देखिए बेसिकली इसको यदि हम वन लाइन फैक्ट बोले तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। क्लियर है स्टूडेंट? इसका आंसर क्या है?
ये आपको समझ में आ गया आंसर ऑप्शन फोर्थ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। प्रिंसिपल, यदि इसकी प्रिंसिपल वर्क पूछा जाए, प्रिंसिपल वर्क प्रिंसिपल, तो आप याद रखेंगे ट्रांसफार्मर एक जो है स्टैटिक डिवाइस है और ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, या इसे आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, और ठीक है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। स्टैटिक, कहीं पर स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये भी सही होगा, याद रखिएगा। कहीं पर यदि फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखा है तो भी सही है, या स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है तो भी सही है। क्लियर है? तो ये इसके दोनों जो है आपको इसका प्रिंसिपल वर्क याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? मैग्नेटिक सर्किट में इसमें जो है मैग्नेटिकली दोनों एक दूसरे से कपल्ड होते हैं या जुड़े होते हैं, ये बोल सकते हैं। दोनों के बीच में कोर होगा, और कोर मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग से नहीं होता, एक चीज़ याद रखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में ये जो है P1 इज इक्वल टू V1 और I1 होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और सेकेंडरी में होता है P2 इज इक्वल टू V2 I2, मतलब पावर जो है ये कभी चेंज नहीं होता। ट्रांसफार्मर में एक मेन पॉइंट ये होता है कि ट्रांसफार्मर में आपको पावर एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कभी चेंज नहीं होते। पावर और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज, नो चेंज, याद रखिएगा। सिर्फ ट्रांसफार्मर में वोल्टेज एंड करंट चेंज होते हैं। वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन आप पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर सकते। क्लियर स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, प्राइमरी साइड क्या होता है, इनपुट, सेकेंडरी साइड हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, और यहीं पर लोड कनेक्ट होता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लोड को कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इस साइड प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये भी आपको याद रखना है, ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, क्योंकि ये फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो हाई होती है, और लो रिलक्टेंस मटेरियल, हम जिस मटेरियल का यूज़ करेंगे उसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए, और जिसके कारण परमिबिलिटी मतलब कि चुंबकशीलता उसकी अधिक होगी, चुंबकशीलता अधिक होगी। ठीक है, और रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने वाला होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। यदि हम देखें कि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करने का काम रेजिस्टेंस करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हम देखेंगे तो रिलक्टेंस होता है। ठीक है, ये बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। तो ये रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस मटेरियल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। इतना आपको समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्युमिनियम इज प्रिफर्ड टू अ बस बार मटेरियल बिकॉज ऑफ, मतलब कि एल्युमिनियम को निम्न के कारण बस बार मटेरियल के रूप में वरीयता दी जाती है। तो एल्युमिनियम जो है, हम एल्युमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं सबसे पहले तो, और एल्युमिनियम का यूज़ करने पर हम यहाँ पर एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे हैं वो भी बस बार के रूप में। तो पहली बात तो बस बार होता क्या है, ठीक है, और बस बार को एल्युमिनियम मटेरियल का क्यों बनाया जा रहा है। ठीक, मेन पॉइंट वाली बात यही है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये जो एल्युमिनियम को निम्न के कारण बस बार मटेरियल के रूप में वरीयता दी जाती, तो सबसे पहले तो बस बार होता क्या है। बस बार का काम होता है कि जैसे फीडर होता है, यहाँ से सप्लाई वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो बस बार का काम होता है कि अलग अलग पॉइंट न बनाते हुए, जैसे कि ये एक पट्टी हो गई, ठीक है, ये बस बार हो गया, इसे कहेंगे अब एक बस बार। बस बार की खासियत ये होती है कि बस बार में कि यहाँ पर एक साथ, जैसे कि ये 3 फेस हो गए, तो 3 फेस के लिए 3 वायर आप कंटिन्यू चला सकते हैं।
ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया और ये थर्ड के लिए हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आप चला देंगे तो ये बस बार से आपको अलग अलग कनेक्शन आप करने के लिए आपको सहायता मिलेगी। मतलब कि बस का मतलब ये होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सर्किट सिस्टम है जिसमें आप बहुत सारे इक्विपमेंट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन को यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा इट्स लो कॉस्ट, इसकी जो लागत है वो कम होती है। सेकेंड दिखा है इट्स लो डेंसिटी। थर्ड दिया है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर। और फोर्थ दिया है इन केस ऑफ फैब्रिकेशन, इन केस ऑफ फैब्रिकेशन। तो ऐसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देखें कि बेसिकली हम देखें कि एल्युमिनियम का क्यों बनाते हैं। वैसे जो बस बार होता है, फीडर होता है बस बार, वो बेसिकली हम बनाते हैं सबसे ज़्यादा कॉपर का, ठीक है, कॉपर का यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कॉपर के बाद जो है थोड़ा सस्ता जो मटेरियल होता है वो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम मटेरियल। कॉपर तो यूज़ करते ही हैं, एल्युमिनियम मटेरियल भी होता है। तो आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट कि एल्युमिनियम का भी यूज़ किया जाता है, तो ये सस्ता होता है कि नहीं। तो एल्युमिनियम यदि सस्ता होता है तो उसका यूज़ किया जाएगा, यदि सस्ता नहीं होता तो उसका यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हम ऐसे मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न यही है एल्युमिनियम का यूज़ करने के पीछे, कि एल्युमिनियम का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी लागत कम होती है ना। इट्स लो डेंसिटी, क्या इसका घनत्व कम होता है, तो ये भी पूछा गया है, इट्स लो डेंसिटी, ठीक है। मतलब कि ये है कि आप यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अभी आप देखें तो बस बार मटेरियल का यूज़ एल्युमिनियम का इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है। और इसकी कॉस्ट कम होगी तो आप इसको यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के पीछे वही तरीका होगा स्टूडेंट कि आप ऑप्शन ए इसका सही लगाएंगे, ऑप्शन ए इट्स लो कॉस्ट। लेकिन बेसिकली ये आप देखेंगे तो कॉपर जो है इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, कॉपर का यूज़, कि हम कॉपर का बस बार ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, विश्वसनीयता अच्छी होती है, कॉपर की रिलायबिलिटी अच्छी होती है स्टूडेंट। एक चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तांबे की अनुपलब्धता, अब देखेंगे यहाँ पर इट्स लो डेंसिटी, उसके बाद यह नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन को यदि घुमा फिरा के पूछता है तो क्या तांबे की अनुपलब्धता है, मतलब कि नॉन अवेलेबिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। तांबा भी आपको मार्केट में मिल सकता है, मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन इसीलिए उसका यूज़ नहीं करते क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है बेसिकली। और जब कॉस्टली होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका यूज़ हम कम करेंगे, उसका यूज़ कम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज मेजर टू क्लोजनेस इन शेप बिटवीन अ वेव फॉर्म एंड इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स। मतलब वेव फॉर्म और उसके मूल घटक के मध्य आकार में निकटता की माप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वेव फॉर्म और उसके मूल घटक के मध्य आकार में निकटता की माप है। इट्स मेजर टू क्लोजनेस इन शेप बिटवीन अ वेव फॉर्म एंड इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, सेकंड दिया है हार्मोनिक फैक्टर, थर्ड दिया है लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक्स एंड फोर्थ दिया है डिस्टॉर्शन फैक्टर, फोर्थ दिया है डिस्टॉर्शन फैक्टर, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो 4 जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए दोस्तों इसमें बड़े सटीक आंसर है इसके। एक तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, क्योंकि आप वेव फॉर्म यदि आप ड्रॉ करते हैं
तो वेव फॉर्म भी आपको इसी टाइप से मिलेगा। वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वेव फॉर्म का भी आपको उसमें डिस्टॉर्शन मिलेगा, वेव फॉर्म में भी डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वेव फॉर्म और उसके मूल घटक के रूप मध्य आकार में निकटता की माप क्या है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर यदि हम देखें तो एक चीज आपको यहां पर देखने मिलेगी कि टोटल हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन होता है स्टूडेंट, ये यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में यदि हम बहुत अच्छे से समझें तो बेसिकली होता है इसमें थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स। चलिए ये कैसे होता है इसको समझेंगे हम सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन में यदि हम दोस्तों सबसे पहले तो एसी कॉम्प्लेक्स वेव के बारे में जानेंगे। ठीक है, एसी कॉम्प्लेक्स वेव के बारे में जानेंगे। और एसी कॉम्प्लेक्स वेव में यदि हम देखें यहाँ पे तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन यदि हम आपको बताऊं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब ये जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है ये आंसर कैसे हुआ, देखिए इसमें पूछा गया कि वेव फॉर्म और उसके मूल घटक के मध्य आकार में निकटता की माप है। तो कौन सी माप है? दिस इज मेजर टू क्लोजनेस इन शाफ्ट बिटवीन अ वेव फॉर्म एंड इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स। सॉरी, हम यहाँ पर क्वेश्चन को बार बार इसीलिए पढ़ रहे कि बता रहे हैं आपको कि आप यहीं से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, एसी कॉम्प्लेक्स वेव में, एसी कॉम्प्लेक्स वेव की बात करें हम तो एसी कॉम्प्लेक्स वेव में इस टाइप से एक वेव मिलेगी आपको। इस वेव में आपको यहाँ पर इस टाइप से आप एक वेव फॉर्म बनाएंगे, ये एक वेव फॉर्म हो गई। ठीक है, और इस वेव फॉर्म में आपको एक इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स वेव और फंडामेंटल वेव दोनों ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंप्लीट साइकिल को थर्ड हार्मोनिक्स कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो तीन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल ये हो गई, ये दूसरी साइकिल, और ये हो गई तीसरी साइकिल। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गई तीसरी साइकिल, ये फर्स्ट साइकिल, ये सेकेंड साइकिल और ये थर्ड साइकिल। अब यहाँ पर यदि आप इस टाइप से वेव शेप को ड्रॉ करते हैं, चलिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब यदि यहाँ पर स्टूडेंट इस टाइप से यदि इस वेव शेप को इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो यहाँ पर इस टाइप से ये हो गया दोस्तों। ठीक, तो एक चीज़ है यहाँ पर कि ये जो है यही कॉम्प्लेक्स वेव, यही होगा कॉम्प्लेक्स वेव। दिस इज अ फंडामेंटल वेव। देखो ये हो जाएगा स्टूडेंट फंडामेंटल वेव, इसे कहेंगे हम फंडामेंटल वेव। ठीक, यदि हम यहाँ पर इस तरीके से और एक वेव शेप को ड्रॉ कर दें, एक और कलर में चेंज करूँगा। ठीक है, एक और कलर लेंगे दोस्त स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम बेसिकली ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया और नीचे भी एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक वेव शेप को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये वेव शेप इस टाइप से वेव शेप है। ठीक, तो ये जो इस कलर की जो वेव शेप है इसे ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेव। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स वेव। तो यहाँ पर एक हो गई, तीन कंप्लीट जो वेव है यहाँ पर हमें देखने मिल रही है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ये 0 पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? और ये हम किसके रिस्पेक्ट में? करंट के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टाइम और करंट के बीच में रिस्पेक्ट में हम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें एक तो फंडामेंटल वेव और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे हार्मोनिक्स वेव। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया थर्ड। तीसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वेव। ये तीन प्रकार की वेव है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स वेव होती क्या बेसिकली?
कॉम्प्लेक्स वेव होती है दोनों वेव के कारण रिपल्सन या अट्रैक्शन उत्पन्न होना। मतलब ये जो दोनों वेव है, दोनों वेव कौन कौन सी हो गई, ये दोनों वेव, इन दोनों वेव के कारण रिपल या कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होना, जिसे आप रिपल कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स उत्पन्न करना, कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होना, इसे ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेव। या तो रिपल्सन बोलेंगे या अट्रैक्शन, ठीक है, ये रिपल बोलेंगे या अट्रैक्शन बोलेंगे। अट्रैक्शन उत्पन्न होगा, या तो रिपल होगा मतलब आकर्षण होगा दोनों वेव के बीच में, या प्रतिकर्षण होगा, तो इसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स वेव। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें आप देखेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो है, लेकिन इसी में देखेंगे आप दोस्तों तो थर्ड हार्मोनिक्स होता है इसमें, हार्मोनिक्स, और एक होता है फिफ्थ हार्मोनिक्स, मतलब आपको यहाँ पर ऑड नंबर मिलेगा हार्मोनिक्स। तो इस प्रकार से 3 हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें AC टू DC कॉम्प्लेक्स वेव भी होता है, याद रखिएगा, एक AC कॉम्प्लेक्स वेव, दूसरा AC टू DC कॉम्प्लेक्स वेव, ये 2 कॉम्प्लेक्स वेव होते हैं यहाँ पे, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है, इसके फार्मूले को यदि मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, IM1, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस IM3 साइन 3 ओमेगा टी। क्लियर? ये इस टाइप से इसका फार्मूला बनता है। इसका IRMS का जो फार्मूला होगा, इसे भी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। IRMS का जो फार्मूला बनता है, ये IRMS का फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स में, रूट में बनता है IM1 अपान √2, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस IM2 अपान √2, इसका होल स्क्वायर। तो ये इस टाइप से दोस्तों वेव फॉर्म, वो उसके मूल घटक के मध्य जो आकार में निकटता की माप होती है, उसे ही हम टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ये दोनों वेव के बीच में जो कॉम्प्लेक्स वेव क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की लिस्ट में आता है। क्लियर है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट बी डिक्रीज्ड टू इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रांसमिट पावर। तो इसमें दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस घटना को, मतलब कौन सी जो है घटना चाहिए जिससे कि शक्ति के संचरण के लिए प्रसारण रेखा की क्षमता में वृद्धि हो सके। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन के यदि हम देखें, बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन है ये, और टेक्निकल क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि आपको देखो ट्रांसमिशन, बेसिकली ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया गया है। ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, तो पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, पावर को ले जाना, ठीक। तो पावर को एक स्थान से कुछ दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते हैं, और इसमें अलग अलग टावर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब बेसिकली देखेंगे तो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन आपको देखने मिलेगी। तो ये 11 kV, ठीक है, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 400 kV, ठीक है, 765 kV। बेसिकली ये जो है, ये ट्रांसमिशन लाइन आपको इतने केवी के रेटिंग्स के आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी घटना होना चाहिए जिससे कि शक्ति संचरण के लिए प्रसारण रेखा की क्षमता में वृद्धि हो सके। 4 ऑप्शन दिया है, रेजिस्टेंस में, ऑप्शन बी दिया है कैपेसिटेंस में, ऑप्शन सी दिया है लाइन कंडक्टेंस में, ऑप्शन डी दिया वोल्टेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का लाइन इंडक्टेंस में। इसका हो जाएगा आंसर लाइन इंडक्टेंस में, मतलब कि लाइन का प्रेरकत्व। तो लाइन का जो प्रेरकत्व है उस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट कि मतलब कि शक्ति के संचरण के लिए प्रसारण रेखा की जो क्षमता है वो वृद्धि किस तरीके से होगी। तो इंडक्टेंस जो होता है, मतलब कि आप इस टाइप से जब आप सर्किट को ड्रॉ करेंगे
तो ऐसा कैपेसिटेंस पैदा होगा उन दोनों के बीच में, दो लाइन के बीच में कैपेसिटेंस पैदा होता है, वो उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस के कारण ही प्रसारण रेखा की जो क्षमता है उसमें वृद्धि मतलब होती है। ऐसी जो है इसका बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है पोर्शन से और आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग खालिस्तान शुरू करने के लिए करते हैं। तो कौन सी मोटर को यूज़ करने के लिए करते हैं? पहली बात तो स्टार डेल्टा, तो स्टार कनेक्शन किस टाइप से बनता है? दिस इज स्टार कनेक्शन, और डेल्टा कनेक्शन इस टाइप से। मतलब यहाँ पर ये देखेंगे कि प्राइमरी में स्टार कनेक्शन होगा, ठीक है, और फिर मतलब स्टार्टिंग के कंडीशन में, स्टार्ट के समय में प्राइमरी में स्टार में होगा, और जैसी ही रनिंग कंडीशन आएगी मोटर की, रनिंग कंडीशन में मोटर यहाँ पर डेल्टा में हो जाएगी। ठीक, तो स्टार और डेल्टा इसको बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो स्टार देखो, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग। तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से ऐसी कौन सी मोटर्स हैं जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं? ऑप्शन बी दिया है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, स्टेपर मोटर में, तो क्या स्टेपर मोटर में भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं किया जाता। ऑप्शन डी दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या उसमें भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 59 का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका सही आंसर क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये इसका आंसर है। बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको इसका ऑप्शन समझ में आ गया, आंसर भी याद हो गया। अब क्यों यूज़ करते हैं इसके पीछे देखेंगे। तो हम यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताएंगे आपको सबसे पहले। तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है, बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप देखेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों किस टाइप की मोटर होती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर तो AC DC दोनों में यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी आपको पता है। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में भी हम बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। उनमें से एक है स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर एज अ सेम उसका कंस्ट्रक्शन आप देखने मिलेगा दोस्तों कि जैसे ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किटेड होता है, वैसे ही आपको भी यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग्स शॉर्ट सर्किटेड मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इसमें यदि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट में होती है स्क्वायरल केज टाइप की, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक, ये 2 प्रकार की मोटरें होती है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक तो स्क्वायरल केज टाइप की मोटर होती है और दूसरा स्लिप रिंग टाइप की मोटर होती है। इन दोनों मोटर की खासियत ये होती है कि एक में स्लिप रिंग मिलेगा आपको और दूसरे में आपको स्लिप रिंग नहीं मिलेगा, मतलब दोहरी पिंजरा की आकृति मिलेगी। ठीक है, अब इन मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी, किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टार्टर की ही आवश्यकता होती है। चाहे वो कोई भी मोटर क्यों ना हो, सभी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता होती ही है दोस्तों। चाहे वो किसी भी प्रकार की मोटर क्यों ना हो, सभी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की हम बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर टाइप के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है।
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो कार्य सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर ही आधारित है। तो इसका जो नियम है, ठीक है, नियम ये फैराडेस लॉ पर ही आधारित है, ठीक है। इंडक्शन मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो ns से कम होती है। इसमें एक खासियत ये होती है, जैसे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है वैसा ही कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का मिलेगा, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ऐसा सेम कंस्ट्रक्शन आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में मिलेगा। अंदर ये जो है बाहर एक वाइंडिंग मिलेगी, ये मानकर चलिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और अंदर एक वाइंडिंग मिलेगी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो शॉर्ट सर्किटेड होती है। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की इसे असिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है थोड़ी कम होती है इंडक्शन मोटर की स्पीड से रोटेट करती है। तो इंडक्शन मोटर का जो कंपेयर ऐसे ट्रांसफार्मर से करते हैं जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया गया हो और ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया। रोटर के आधार पर जो है स्क्विरल केज रोटर और स्लिप रिंग जिसे फेस वाउंड रोटर कहा जाता है, उसके आधार पर 2 टाइप की रोटर होती है। और इनको स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हम अलग अलग टाइप के जो है स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक रेजिस्टेंस स्टार्टर भी आता है, और रेजिस्टेंस स्टार्टर के माध्यम से भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसके स्टार्टर अलग मिलेंगे आपको, और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पाइरल केज टाइप जो इंडक्शन मोटर है उसका स्टार्टर आपको अलग मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के रोटर कंस्ट्रक्शन आपको अलग मिलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इन दोनों के कंस्ट्रक्शन आपको अलग ही मिलेंगे। अलग अलग कंस्ट्रक्शन होने के कारण ही इनको अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, इन चोक इनपुट फिल्टर सर्किट द फर्स्ट एलिमेंट इज, मतलब चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में प्रथम तत्व निम्न होता है। प्रथम तत्व निम्न होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में जो प्रथम कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट यूज करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो यहाँ यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 63 का, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडक्टर। मतलब चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में प्रथम तत्व जो होता है वो इंडक्टर ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडक्टर। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। अब चोक इनपुट फिल्टर यहाँ देखें तो चोक किस टाइप से होता है, तो चोक को हम इस तरीके से बनाते हैं। ये चोक का सिंबल हो गया, ठीक। अब इस चोक का यूज़ कहाँ करते हैं, तो यदि आप देखेंगे तो ट्यूबलाइट में सबसे ज़्यादा चोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ इंडक्टिव लोड, दिस इज अ इंडक्टिव लोड। ये इंडक्टिव लोड इस टाइप का लोड होता है कि आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर होता है वैसे ही चोक भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है, याद रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर में यदि देखिए इसमें भी कोर होता है चोक के अंदर और कॉइल लपेटी होती है, वैसे ट्रांसफार्मर में भी कोर होता है और कॉइल लपेटी होती है। और चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में प्रथम तत्व जो उसका एलिमेंट होता है उसका इंडक्टर ही होता है, क्योंकि वो उसमें इंडक्टिव कॉइल लगी होती है। तो जब इंडक्टिव कॉइल लगी होगी तो वो इंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, कैपेसिटिव की तरह बिहेव करेगा नहीं, डायोड की तरह, रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा नहीं। तो ये जो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे दोस्तों, और सिर्फ ऑप्शन चौथा सही होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का इंडक्टिव लोड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इंडक्टिव लोड होता है। तो इंडक्टिव लोड इसलिए होता है क्योंकि इसमें वाइंडिंग को लपेटी जाती है। तो ये जो है एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये भी याद रखेंगे।
ऑटो ट्रांसफार्मर की खासियत ये होती है कि उसी में प्राइमरी, ठीक है, और उसी से सेकेंडरी निकाली जाती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की खासियत यही होती है दोस्तों कि एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी निकाली जाती है। ये इनपुट हो गया, या आउटपुट हो गया। ये ऑटो ट्रांसफार्मर की यही जो है खासियत होती है। तो ये एक प्रकार का चोक जो है, चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में प्रथम तत्व तो उसका होता है इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टिव कॉइल को ही यहाँ पर लपेटी जाती है। मतलब कि वाइंडिंग यदि लपेटेंगे तो वो इंडक्टिव लोड की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर है? तो यदि आप ट्यूबलाइट में देखेंगे तो ट्यूबलाइट में लगभग दोस्तों ये 1000 वोल्ट को क्रिएट करता है, 1000 वोल्टेज बनाकर देता है। इतना वोल्टेज ट्यूबलाइट को देता है बनाकर, तब ट्यूबलाइट ऑन होती है। तो ये एक प्रकार का इंडक्टिव लोड होता है, इसीलिए यहाँ पर हम स्टार्टर के समय एक कैपेसिटर और एक बल्ब का यूज़ करते हैं, जिसे आप नियॉन लैंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन अ बल्क रेगुलेटर, बेक रेगुलेटर। तो एक बक नियंत्रक या बक रेगुलेटर में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इनके आंसर हमें नहीं पता। 4 ऑप्शन देखेंगे। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0, मतलब संधारित्र के आर पार वोल्टता 0 होती है। ऑप्शन बी दिया है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यू, मतलब डायोड के आर पार वोल्टता नियत और निरंतर होती है। ऑप्शन सी दिया है आउटपुट करंट इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस, मतलब निर्गत विद्युत धारा नियत और निरंतर होती है। ऑप्शन डी दिया है द इनपुट करेंट इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यू, मतलब निवेशित विद्युत धारा नियत और निरंतर होती है। तो 4 ऑप्शन यदि हम देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कमेंट करके हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा द आउटपुट करेंट इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस। द आउटपुट करेंट इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस, मतलब कि निर्गत विद्युत धारा नियत और निरंतर होती है। तो एक जो बक रेगुलेटर होता है, जिसे बक रेगुलेटर कहा जाता है, इस बक रेगुलेटर की खासियत ये होती है कि इसमें आपको आउटपुट करंट वो कांस्टेंट मिलेगी। आउटपुट करंट, ठीक है, कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। सेकंड में आपको मिलेगा कंटिन्यू, सेकंड में मिलेगा आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट तो मिलेगा लेकिन कंटिन्यूस मिलेगा, उसमें आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, द आउटपुट करंट इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, पहली बात तो ब्रेकिंग के बारे में समझेंगे। ब्रेकिंग क्या होता है? तो मोटर की स्पीड को कम करने के लिए हम ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। मोटर की स्पीड को कम करना है, इसके लिए हम ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग मुख्यतः यहाँ पर देखेंगे तो प्लगिंग, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड प्लगिंग हो गया, रीजनरेटिव और रियोस्टेटिक, ठीक है। तो ये 3 होते हैं दोस्तों, प्लगिंग, रीजनरेटिव और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऐसा क्या होता है, तो किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं और स्टॉप करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द डीसी मशीन एक्ट एज अ जनरेटर। डीसी मशीन एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही, देखते हैं आगे। सेकंड दिया है द डीसी मशीन एक्ट एज अ मोटर। तो डीसी मशीन एक मोटर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन 3 दिया है द बैक ईएमएफ ऑफ द डीसी मशीन इज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। मतलब डीसी मशीन का जो बैक ईएमएफ है वो आरोपित वोल्टेज से कितना होता है, कम होता है, ये पूछा गया है।
और ऑप्शन डी दिया है द ब्रेक ईएमएफ ऑफ द डीसी मशीन इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो डीसी मशीन का जो ईएमएफ है वो आरोपित वोल्टता के समान होता है। 4 ऑप्शन देखेंगे तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सही आंसर द डीसी मशीन एक्ट एज अ जनरेटर। तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग में द डीसी मशीन जो है ये जनरेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, डीसी मशीन किसकी तरह बिहेव करती है? जनरेटर की तरह। तो डीसी मशीन एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग के दौरान याद रखना होगा स्टूडेंट, ब्रेकिंग के दौरान रीजनरेटिव ब्रेकिंग की तरह काम करती है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की तरह काम करने का मतलब है कि मशीन जो है मोटर जनरेटर की तरह काम करेगी, मोटर जनरेटर की तरह काम करेगी। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। और डीसी मोटर में यदि ब्रेकिंग की बात करें स्टूडेंट, तो ब्रेकिंग का जो चैप्टर है डीसी मोटर का वो बहुत बड़ा है। ठीक, अब यदि इसको समझना है तो प्लगिंग और फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल साइड से ब्रेकिंग की जाती है, ये भी याद आप रखेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें टेस्टिंग में होती है, ब्रेकिंग में होती है, अलग अलग टाइप के हम यहाँ पर स्टार्टर भी यूज़ करते हैं डीसी मोटर में। तो ब्रेकिंग का जो मेन फंक्शन होता है इसमें होता है प्लगिंग। ठीक है, रिवर्स ब्रेकिंग और प्लगिंग ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रोलिंग मिल्स एलिवेटर्स में हम ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। तो जितनी भी मोटर्स होती है दोस्तों उनको स्टार्ट करने स्टॉप करने के लिए ब्रेकिंग का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपेंड इन फ्री व्हीलिंग डायोड इन अ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। तो एक एकल फेज अर्ध परिवर्तक में फ्री व्हीलिंग डायोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्री व्हीलिंग डायोड की बात की जा रही है स्टूडेंट। फ्री व्हीलिंग डायोड की यदि हम बात करें तो डायोड बेसिकली किसका बना होता है? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का मिलकर बना होता है। डायोड ये हो गया पी, ये हो गया एन, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। ठीक, यहाँ से आप क्या देंगे? इसको बैटरी सप्लाई देंगे, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर डिप्लेशन होगा। ठीक, ये इमीटर बेस और कलेक्टर हो जाएगा। यदि आप ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे तो इमीटर बेस कलेक्टर होता है। अब ये जो डायोड है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड इन अ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, तो एक सिंगल फेज अर्ध परिवर्तक में फ्री व्हीलिंग डायोड में क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन देखते हैं। डीसी मोटर भार के रूप में इट्स कंसिस्ट रीजनरेटिव ऑपरेशन विद डीसी मोटर। सेकंड दिया है इट इंक्रीजेस रिएक्टिव पावर ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स। ऑप्शन सी दिया है इट मेक्स डीसी लोड करेंट कंटिन्यू, मतलब कि डीसी भार विद्युत धारा को सतत करता है। उसके बाद दिया है डीसी भार विद्युत धारा को असतत करता है, मतलब कि डिसकंटिन्यूस करता है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का काम क्या होता है बेसिकली? तो डायोड के बारे में आपको बताया कि डायोड का काम ही है स्टूडेंट कि ये जो है डायोड का यूज़ करते हैं हम एसी को, जैसे बेसिकली हम डायोड का जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट, यदि आप देखेंगे तो डायोड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है, जीनर डायोड। ठीक, फोटोवोल्टिक डायोड। ठीक है, टनल डायोड। ठीक है, शॉटकी डायोड। ठीक, उसके बाद एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, मतलब यहाँ पर डायोड की यदि कैटेगरी की बात करें तो डायोड बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग की बात की जा रही है
तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा इट्स मेक डीसी लोड करेंट कंटिन्यू, मतलब कि डीसी भार विद्युत धारा को सतत करता है। फ्री व्हीलिंग डायोड का काम है, बेसिकली हम डायोड का यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर कन्वर्टर की बात की गई है, वहाँ पर लिखा है कन्वर्टर्स। तो डायोड का काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे। कैसे होता है? तो आपने देखा होगा डायोड का काम ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एज अ रेक्टिफायर के रूप में इसका यूज किया जाता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और इसको ब्रिज या फिर फुल वेव या फिर हाफ वेव सर्किट बनाकर या ब्रिज सर्किट बनाकर इसका यूज करते हैं, डायोड का यूज करते हैं। और हमें आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होता है? डीसी प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में। तो ये डायोड की खासियत होती है कि ये पॉजिटिव वेव को ही फ्लो करता है, नेगेटिव को क्या करता है? रोक देता है, ताकि हमें आउटपुट के रूप में सिर्फ डीसी प्राप्त हो, पॉजिटिव पल्स प्राप्त हो। इसकी खासियत ही होती है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? इट कंसिस्ट रिजनरेटिव ऑपरेशन विद अ डीसी मोटर लोड। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का स्टूडेंट। इट मेक्स डीसी लोड करेंट कंटिन्यू। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन में इसका हो जाएगा डीसी भार विद्युत धारा को सतत करता है। इट मेक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट मेक्स डीसी लोड। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि डीसी जो लोड है वो विद्युत धारा को सतत करता है, मतलब कंटिन्यूस बनाकर रखता है। तो इट मेक्स डीसी लोड करेंट कंटिन्यूस, इट मेक्स डीसी लोड करेंट कंटिन्यूस, अर्थात डीसी जो लोड है उसमें विद्युत धारा को कंटिन्यूस मतलब सतत बनाकर रखता है, डिसकंटिन्यूस नहीं करता। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वोल्टेज स्लेज क्या है? व्हाट इज वोल्टेज स्लेज? वोल्टेज स्लेज के बारे में बात करें हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 ऑप्शन देखेंगे तो 4 ऑप्शन में हमें देखने मिलता है कि कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज की आवृत्ति में उतार, कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज के परिमाण में उतार, ऑप्शन सी दिया है। कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज के परिमाण में वृद्धि और कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज की आवृत्ति में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज के परिमाण में वृद्धि। कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज के परिमाण में वृद्धि मतलब कि राइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल्स, मतलब कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज के परिमाण में वृद्धि हो जाएगा। इसे ही वोल्टेज स्विंग कहा जाता है। वोल्टेज स्विंग कहने के पीछे इसका रीज़न है कि यहाँ पर प्रत्येक जो साइकिल होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो वोल्टेज स्विंग का मतलब होता है कि कुछ साइकिल में, मतलब जैसे बोले आप, कुछ जो जैसे हाफ साइकिल चल गया तो उसके लिए वोल्टेज का जो परिमाण होगा, वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें वृद्धि, ये वोल्टेज स्विंग कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट करेंट ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड ऑन इफ अ लाइन टू लाइन फॉल्ट अक्यूर, मतलब डबल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट की बात करिए। यदि लाइन टू लाइन फॉल्ट पाई जाती है तो अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट करेंट किस पर निर्भर होगा? तो डबल एल फॉल्ट होगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑप्शन बी दिया है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ऑप्शन सी दिया है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ऑप्शन डी दिया है शॉर्ट सर्किट रिएक्टेंस। तो क्वेश्चन 68 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो है, यदि लाइन टू लाइन फॉल्ट पाई जाती है तो अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट करंट किस पर डिपेंड करेगा? तो
अल्टरनेटर का जो शॉर्ट सर्किट डिपेंड करता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर, ये याद रखेंगे। अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट होता है ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये रिएक्टेंस को एक्स से लिखा जाता है रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस को एक्स से शो किया जाता है, याद रखेंगे। तो जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है उससे उसको शो किया जाता है। क्लियर है? रिएक्टेंस क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रकार की प्रतिबाधा होती है। रिएक्टेंस एक प्रकार की प्रतिबाधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज ओबे बाय एवरी मटेरियल अप टू, मतलब प्रत्येक सामग्री द्वारा हुक के नियम का निम्न तक अनुपालन किया जाता है। 4 ऑप्शन देखेंगे, यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, विस्कस पॉइंट और प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। विस्कस लिमिट, फ्रैक्चर लिमिट और यील्ड पॉइंट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मोस्ट आईएमपी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 71, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल लिमिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज एन राइट आंसर। तो प्रत्येक सामग्री द्वारा हुक के नियम का निम्न तक अनुपालन किया जाता है। तो प्रत्येक सामग्री के द्वारा हुक के नियम का निम्न तक अनुपालन किया जाता है। हुक के नियम का निम्न तक अनुपालन किया जाता है, इसका है प्रोपोर्शनल लिमिट पर अनुपालन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैकेनिकल पावर इनपुट टू द अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड बट द एक्साइटेशन इज कीप्ट कांस्टेंट, देन यदि प्रत्यावर्तित की यांत्रिक शक्ति निवेश बढ़ जाती है लेकिन उत्तेजन निरंतर रहती है तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, प्रतिक्रियाशील शक्ति उत्पादन में कमी आएगी। ऑप्शन बी दिया है प्रतिक्रियाशील शक्ति उत्पादन में वृद्धि आएगी। ऑप्शन डी दिया है वास्तविक शक्ति उत्पादन में कमी आएगी। ऑप्शन डी दिया है वास्तविक शक्ति उत्पादन में वृद्धि होगी। तो प्रत्यावर्तित की यांत्रिक शक्ति निवेश बढ़ जाती है लेकिन उत्तेजन निरंतर रहती, मतलब कि द मैकेनिकल पावर इनपुट टू द अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड, मैकेनिकल पावर इज इंक्रीज्ड बट एक्साइटेशन कीप्ट कांस्टेंट। तो एक्साइटेशन को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे और मैकेनिकल पावर क्या हो जाएगी? बढ़ते जाएगी। मैकेनिकल पावर ये बढ़ते जाएगी दोस्तों। तो इस सिचुएशन में ये कौन सी सिचुएशन में होगी? तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो 4 ऑप्शन में 73 का इसका जाएगा कि द रियल पावर आउटपुट विल इंक्रीज। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर? द रियल पावर आउटपुट विल इंक्रीज, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रियल पावर, मतलब कि वास्तविक शक्ति उत्पादन में वृद्धि। वास्तविक शक्ति उत्पादन में वृद्धि, कहीं लिखा है वास्तविक शक्ति उत्पादन में वृद्धि। तो ये चौथा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ये इसका सही आंसर है स्टूडेंट। क्लियर है? द रियल पावर आउटपुट विल इंक्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीज विथ लोड टॉर्क देन इट इज अ, मतलब कि यदि भार आघूर्ण के साथ डीसी मोटर की चाल बढ़ जाती है तो यह एक क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी दिया है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी दिया है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। मतलब कि लोड आघूर्ण, देखो यदि भार आघूर्ण के साथ डीसी मोटर की चाल बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, यदि लोड जो है मतलब कि टॉर्क यदि बढ़ता है तो स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीज द लोड टॉर्क। यदि टॉर्क बढ़ता है, टी बढ़ता है, ठीक है, तो मोटर की जो स्पीड है वो भी मोटर इंक्रीज हो रही है। तो अब ये एक क्या होगा, किस टाइप की मोटर है हम इसको कहेंगे, या ये कौन सी प्रकार की मोटर की? यदि लोड टॉर्क के साथ डीसी मोटर की स्पीड बढ़ जाती है तो यह एक किस प्रकार की मोटर होगी? तो लोड RL, यदि लोड टॉर्क बढ़ता है, लोड टॉर्क बढ़ता है तो लोड टॉर्क बढ़ने के कारण
ये किस प्रकार की मोटर को इंडिकेट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ये डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की तरह बिहेव करता है। डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की तरह बिहेव करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी कि डीसी भिन्न कंपाउंड मोटर की तरह बिहेव करता है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि डीसी मोटर बेसिकली जो है मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड में यदि आप देखेंगे तो इनमें एक खासियत ये होती है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। यदि चेंज करें हम तो डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड में थोड़ा सा आपको अंतर हम समझाते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड में 5m, ठीक है, माइनस डिफरेंशियल में 5e हो जाएगा। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि दोनों के फ्लक्स में विपरीत हो जाएगा। ये दोनों का फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स 5 इज प्रोपोर्शनल, मतलब कि इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा। और इसमें फ्लक्स 5m प्लस फ्लक्स 5e ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसमें डिफरेंशियल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसमें कम्युलेटिव में ऐड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो डिफरेंशियल में क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। मतलब दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी डिफरेंशियल में, और कम्युलेटिव में दोनों वाइंडिंग की जो फ्लक्स है वो ऐड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेल्टन व्हील किस वर्ग से संबंधित है? तो पेल्टन व्हील जो है ये एक प्रकार की टरबाइन है। रिएक्शन एक्सल फ्लो, नन ऑफ द अबोव, इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो और इम्पल्स एक्सल फ्लो। तो यहाँ पर रिएक्शन और इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो के बारे में पूछा गया। तो पेल्टन व्हील किस वर्ग से संबंधित होता है? पेल्टन व्हील एक प्रकार की टरबाइन है ये, और ये टरबाइन का यूज़ कहाँ किया जाता है बेसिकली देखेंगे। पेल्टन व्हील किस वर्ग से संबंधित है? 78, और 78 का जो आंसर है स्टूडेंट ये हो जाएगा। एक इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो होता है, इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसका आंसर होगा। ये एक प्रकार का इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो होता है। दिस इज अ राइट आंसर। तो पेल्टन व्हील टरबाइन ये एक प्रकार की जो है इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो या इम्पल्स टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो पेल्टन व्हील टरबाइन और पेल्टन व्हील टरबाइन का आप उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे आपको तो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सुटेबल मोटर फॉर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सीमेंट में विनिर्माण उद्योग में निरंतर चाल संचालन के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, डीसी सीरीज मोटर क्या सही है? डीसी सीरीज मोटर का यूज़ किया जाता है सीमेंट उद्योग फैक्ट्री में। ऑप्शन बी दिया है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी दिया है, सी दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन डी दिया है डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। तो सीमेंट फैक्ट्री में हम किस प्रकार की मोटर का यूज़ करेंगे? पहली बात तो हमें लोड ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये इसका आंसर है दोस्तों। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। तो सिंक्रोनस 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन जो मिलेगा आपको, ये कंस्ट्रक्शन एज अ सेम आपको मिलेगा अल्टरनेटर की तरह, ठीक। दूसरी बात यह है कि सिंक्रोनस मोटर होती है तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है, तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी, तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। इसकी खासियत यही है।
इसका कंस्ट्रक्शन जो मिलेगा आपको वो अल्टरनेटर्स की तरह मिलेगा। ठीक है, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है डैम्पर वाइंडिंग लगा के, अलग से एक्स्ट्रा हम डैम्पर वाइंडिंग लगा के इसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त धारा के ह्रास को न्यूनतम करने के लिए रोटर के लेमिनेशन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? द लेमिनेशन थिकनेस ऑफ अ रोटर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम टू मिनिमाइज ईडी करेंट लॉस। तो कितने हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 ऑप्शन यदि देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर मैं आपको कन्फर्म ही बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 mm से 4 mm, 0.9 mm से 1 mm, 4 mm से 0.5 mm, 0.1 से 0.2 mm। एक्चुअल में इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 0.4 mm से 0.5 mm, 0.4 mm से 0.5 mm, इतने के बीच में ही होता है। बेसिकली 0.5 mm ही आपको कहीं पर भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक, तो 0.5 mm आपको ये कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लेमिनेशन की जो मोटाई होती है बेसिकली 50 हर्ट्ज के लिए, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज के लिए 0.35 mm थिकनेस होना चाहिए। ठीक, और 25 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा 0.5 mm स्क्वायर। 0. याद रखिएगा ये पॉइंट है, 0.5 mm थिकनेस, स्क्वायर पे नहीं है, थिकनेस लिखेंगे इसको। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को देखो, फ्रीक्वेंसी थिकनेस देखो, यहाँ पर यदि हम बात करें तो थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना होगा। थिकनेस को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो थिकनेस कम हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर का साइज होता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज, मतलब पारेषण कार्य क्षमता में वृद्धि कब होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वोल्टेज में वृद्धि होती है और पावर फैक्टर में कमी होती है, जब वोल्टेज में और पावर फैक्टर में वृद्धि होती है। थर्ड दिया है जब वोल्टेज और पावर फैक्टर में कमी होती है, और फोर्थ दिया जब वोल्टेज में कमी और पावर फैक्टर में वृद्धि होती है। तो दोनों की बात की जा रही है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा जब वोल्टेज और पावर फैक्टर में वृद्धि होती है। जब वोल्टेज और पावर फैक्टर में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा स्टूडेंट। तो ये तो थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इन क्वेश्चन को दोस्तों हमने जो प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम से हमने दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है, आपको क्लास आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।